नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक, देश के प्रथम व्यक्ति, बच्चों के प्रेरणा स्रोत और हम सभी के दुख के समय में या ऐसा समय जब हम अवसाद में या डिप्रेशन में रहते हैं तो उसमें से निकालने वाले कलाम साहब की। 15 अक्टूबर 1931 में कलाम साहब का जन्म हुआ। और कलाम साहब अपने पूरे जीवन में अगर हम बात करें तो हम सभी के लिए बहुत कुछ सिखाकर गए हैं। देश के मिसाइल मैन कलाम की आज जयंती पूरा पूरा का पूरा देश मना रहा है। 1931 में इनका जन्म हुआ और मैंने कहा कि शुरुआती जीवन काफी संघर्ष में बीता। आज हम एपीजे अब्दुल कलाम की उन सारी बातों को आपके साथ चर्चा करेंगे, जो सारी की सारी जो बातें हैं हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, शुरुआत करते हैं 1931 से आगे। और आगे चलते हुए हम बात करेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम को जब एक मिशन पर अमेरिका भेजा गया था, तो उस मिशन पर जब अमेरिका पहुंचे थे तो पहुंचे कहाँ थे? अमेरिका के नासा में। और 6 महीने जब वो वहाँ रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसको देखकर उनको लगा कि मैं तो उस देश का वासी हूँ जिस देश के सैकड़ों वर्ष पहले की तकनीक को आज भी अमेरिका जो है वो फॉलो, जिसको हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, कपोल कल्पित बातें कहते हैं, उसको अमेरिका आज भी जो है वो फॉलो कर रहा है। एक दिन की बात है दोस्तों, कलाम साहब जो है वो अमेरिका के जो नासा में जो यहाँ गए थे, वो जहाँ इनका पूरा का पूरा ट्रेनिंग चल रहा था। किस चीज़ पर ट्रेनिंग चल रहा था वो मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ चर्चा करूंगा। बस ध्यान से मेरी पूरी बातों को सुनते रहिएगा। तो उस ट्रेनिंग के समय उन्होंने ऐसा कुछ देखा कि उनका सीना गर्व से फूल कर 56 इंच का। वास्तव में जो उन्होंने देखा वो एक ऐसी चीज थी जो कि भारतीय इतिहास के गौरवशाली या भारत के गौरवशाली इतिहास का जो है वो वर्णन कर रही थी। आज अमेरिका, रूस, चाइना, हम देखते हैं कि भारत से काफी आगे है। मिसाइल के क्षेत्र में अमेरिका और रूस को हम भारत में से काफी आगे देखते हैं। लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले अगर हम देखें तो भारत में ये तकनीक जो है वो उपलब्ध थी। और ये चीज़ जो है, ये बात जो है, वो कलाम साहब को कहाँ महसूस हुई? कलाम साहब को महसूस हुई नासा के रिसेप्शन सेंटर पे। जब उस तस्वीर, साल 1962 जो है वो बीत चुका था। और साल 1962 बीतने के बाद केरल में एक स्थान है दोस्तों, आप मैप पे देखिएगा। ये स्थान है आपका त्रिवेंद्रम। और त्रिवेंद्रम के पास ही एक स्थान है जिसको कि हम थुम्बा के नाम से जानते हैं। मछुआरों के एक गांव में, थुम्बा में जो है वो भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाने के बारे में बात हुई। और ये भारत में आधुनिक रॉकेट पर आधारित जो है एक रिसर्च की शुरुआत जो थी वो केरल के इसी थुम्बा से होने वाली थी। केरल के इस थुम्बा में अगर हम देखें तो एक चर्च था दोस्तों जिसका नाम था सेंट मैरी मैगडेलिन। और ये जो चर्च था थुम्बा में, यही सबसे पहला स्पेस सेंटर का ऑफिस बना। और उस चर्च का जो प्रेम रूम था जिसमें प्रार्थना सब करते थे, वहीं बना कलाम साहब का पहला लेबोरेटरी। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वहीं कुछ समय बाद की अगर हम बात करें तो कलाम साहब को साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग टेक्निक में जो है प्रशिक्षण देने की बात हुई। और 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए ये पहुंचे कहाँ? 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए ये पहुंच गए अमेरिका। कलाम साहब को नासा में वर्क करने के लिए, जो नासा का वर्क सेंटर है उसके काम करने के लिए जाना था अमेरिका। और उनका परिवार जो है वो उनको छोड़ने के लिए पहुंचता है कहाँ? मुंबई के एयरपोर्ट।
मुंबई के एयरपोर्ट से कलाम साहब ने शुरुआत की अपनी विदेश की यात्रा की और पहुंच गए कहाँ? अपने आंख में आंसू लिए हुए, अपने परिवार का साथ छोड़कर जाते हुए कलाम साहब उतर चुके थे कहाँ? पहुंच चुके थे कहाँ? एक प्लेन से यात्रा कर रहे थे अमेरिका के लिए। जब वो वहां पहुंचे 1963, नासा का जो सेंटर था, और सेंटर क्या था? LRC, यानी कि लैंगली रिसोर्स सेंटर, जो नासा का सेंटर था। नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर की ये वर्जीनिया में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ उन्होंने एडवांस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के बारीकियों को जो है वो सीखना शुरू। और यहाँ से जो ये चीज को इन्होंने सीखा, इसी चीज को सीखने के लिए वह मैरीलैंड के स्पेस फ्लाइट सेंटर में गए। और यहीं पर उनको जो एक चीज मिला, ठीक है ना, यहीं पर उन्होंने नासा के लिए ज्यादातर सैटेलाइट विकसित और मैनेज जो की जाती थी उसके बारे में इनको, जो इनका प्रशिक्षण का काल चल रहा था, जो इनका ट्रेनिंग का काल चल रहा था, उस ट्रेनिंग के काल की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग के काल में वो ईस्ट कोस्ट में एक जगह था जिसका नाम था वेलेप्स। तो वेलेप्स आइलैंड स्थित पे वेलेप्स फ्लाइट फैसिलिटी सेंटर में गए और वहां से इन्होंने नासा का साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम के बारे में जो है वो जानकारी। आप एपीजे अब्दुल कलाम की ये किताब है, ये आपको स्क्रीन पर जो ये इमेज दिख रहा है, यही इमेज जो है वो कलाम साहब को जो है वो उस रिसेप्शन सेंटर पे देखने को मिला। अब इस इमेज को अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है। तो इस इमेज को अगर आप देख रहे होंगे तो कुछ धुंधला सा इमेज आपको देखने को मिल रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि ये कोई लड़ाई हो रही है। लेकिन इस लड़ाई को बड़े ध्यान से जब आप देख रहे होंगे और इस ड्रेस को देख रहे होंगे तो इस ड्रेस को देखते हुए आपको कुछ याद आ रहा होगा। इस ड्रेस को जब भी आप देख रहे होंगे, बहुत ध्यान से इस ड्रेस को देखिएगा तो लगेगा कि अरे ये तो अंग्रेजों के जो सैनिक थे उनके ड्रेस। और इसके बारे में जो है वो जिक्र जो है वो किया है किसमें? अपनी किताब जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की किताब है, वहां उस किताब में इन्होंने रिसेप्शन लॉबी पे लगे हुए इस पिक्चर के बारे में जिक्र किया है और लिखा कि ये जो पिक्चर है वो काफी ज्यादा जो है बहुत ही स्पष्ट नहीं थी, एक लड़ाई का दृश्य था जिसके बैकग्राउंड में कुछ रॉकेट जो है वो उड़ते हुए नजर आ रहे थे। आप बड़े ध्यान से देखेंगे इस पे तो इसके बैकग्राउंड में आपको ये रॉकेट जो है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। और इस रॉकेट को देख के आपको लगता होगा कि ऐसा क्या, ठीक है ना, ठीक है ना। और अगर हम बात करें दोस्तों, तो कोई भी फ्लाइट फैसिलिटी सेंटर में इस थीम वाली जो पेंटिंग होती है वो बहुत ही आम बात होती है। लेकिन इस पेंटिंग पर कलाम साहब का ध्यान इसलिए गया क्योंकि ये जो खींचा गया था, ये जो रॉकेट दागे जा रहे थे, ये सैनिक गोरे नहीं थे, बल्कि ये रॉकेट जो दागे जा रहे थे वो डार्क स्किन वाले सैनिक जो हैं वो गोरे के ऊपर जो है वो दागे। और इसमें जो इमेज दिखाई दिया रही थी वो इमेज कहीं और की नहीं थी, ये इमेज थी साउथ एशिया। कलाम साहब ने देखा कि अमेरिका में भारतीयों के सुल्तान का गुणगान हो रहा था। कलाम साहब अपनी किताब, यानी कि जो किताब है जिसको कि हम विंग्स ऑफ फायर का नाम जानते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर कलाम साहब की किताब है विंग्स ऑफ फायर, जो कि ऑटोबायोग्राफी है कलाम साहब की। इस किताब में कलाम साहब ये लिखते हैं कि धरती के इस छोर से मैं धरती के उस छोर पे गया था और धरती के इस छोर से धरती के उस छोर पे एक पेंटिंग के जरिए जो है वो युद्ध के रॉकेट के इस्तेमाल के बारे में बताया जा रहा था और एक सुल्तान के दूरदृष्टि के बारे में जो है वो जिक्र किया गया था, गुणगान किया गया था। और ये सुल्तान कोई और नहीं था, ये सुल्तान था भारत का टीपू सुल्तान। भारत में टीपू सुल्तान के बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं, या भारत में टीपू सुल्तान को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमुखता से देखा नहीं जाता या बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता। लेकिन अमेरिका टीपू सुल्तान के उस रॉकेट के बारे में जो है वो अपने नासा के रिसेप्शन सेंटर पे जो है वो प्रमुखता से उसके बारे में जिक्र कर रहा था। ऐसा इन्होंने विंग्स ऑफ फायर में लिखा। रॉकेटरी वार फायर
ये हीरो को के तौर पर जो है वो भारतीयों के गौरवगान को देखकर कलाम साहब को बहुत ज्यादा, कलाम साहब ने उस पेंटिंग को देखा तो अपनी किताब में इसका मेंशन किया है कि उस पेंटिंग को देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया और मेरे दिल को वो पेंटिंग जो है वो छू। अब कलाम साहब की ट्रेनिंग जो है वो पूरी, भारत लौटे कलाम साहब और 21 नवंबर 1963, ये वो समय था जब भारत को, ये वो दिन था जब भारत ने पहला रॉकेट जो है वो लॉन्च किया। और ये जो रॉकेट जो लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा, आपके स्क्रीन पर ये भारत का पहला रॉकेट जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। ये नारियल के पेड़ आपको दिख रहे होंगे और इस नारियल के पेड़ पेड़ के बीच में से रॉकेट जो है वो उड़ता हुआ आपको जो देखने को मिल रहा होगा। ये पहला रॉकेट जो था ये था साउंडिंग रॉकेट, जो नासा में बना था, जो नासा की तकनीक को सीख कर आए हुए। अब इस रॉकेट को आप जान रहे हैं कि मैंने कहा था थोम्बा का चर्च जो कि पूरा सेंटर था किसका, इसी रॉकेट के लिए। तो जो थोम्बा में जो चर्च था उसी के बिल्डिंग पर जो है इस रॉकेट को जो है वो क्या किया गया था, असेंबल किया गया था, जो कि आप अपने स्क्रीन पर जो है वो देख रहे हैं। और इसको साइकिल के माध्यम, ठीक है ना। लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई, परेशानी तो अभी और थी। जब रॉकेट को ट्रक से ले जाया जा रहा था और हाइड्रोलिक क्रेन क्रेन के माध्यम से जब लेकर जाया जा रहा था, तो जो हाइड्रोलिक क्रेन था उसका लॉन्चर जो जिस पे रखा गया था वो झुकने लगा, वो खराब होने लगा और क्रेन का जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसके अंतर्गत लीकेज शुरू हो गया। ये सारी बातें कलाम साहब ने जिक्र किया। समय निकला जा रहा था, शाम को 6 बजे जो है वो रॉकेट लॉन्च होने वाला था। और अच्छी बात यह थी कि लीक जो हुआ था उस हाइड्रोलिक मशीन में वो बहुत बड़ा लीक नहीं, सबने मिलकर जो है उस लीक को जो है वो सुधारा। और आगे चलकर कलाम ने इसरो प्रोजेक्ट डायरेक्टर पर रहते हुए भारत का सबसे पहला स्वदेशी जो सैटेलाइट जो लॉन्च किया था वो था SLV, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा। SLV जो कि स्वदेशी रॉकेट था जो लॉन्च किया गया था, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV का, जो कि कलाम साहब। लेकिन कलाम साहब ने इसके लिए सीखा किससे था, अनुसरण किससे किया था, तो कलाम साहब ने अनुसरण किया था टीपू सुल्तान के रॉकेट से। यह टीपू सुल्तान का रॉकेट है जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिलता था। कहा यह जाता है टीपू के बारे में कि टीपू बहुत ज्यादा सांप्रदायिक था और कई बार सुल्तान टीपू सुल्तान के बारे में सांप्रदायिक होने या ना होने के कारण जो है बहुत सारी बहस जो है छिड़ जाती। लेकिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने टीपू सुल्तान को जो है वो भारत का पहला रॉकेट मैन माना। लंदन में एक मशहूर है आपका साइंस म्यूजियम, जिसमें टीपू के सेना के कुछ रॉकेट जो है वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। और टीपू के सेना की ये रॉकेट है जिसकी फोटो आपको देखने को ये मिल रही है, जिसे अंग्रेज अपने साथ 18वीं सदी के अंत में अपने साथ लेकर चले गए थे। लेकिन इस रॉकेट को अगर आप बड़े ध्यान से देखते होंगे तो ये रॉकेट आपको बहुत ज्यादा बड़े देखने, इस रॉकेट को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आने वाले जो दिवाली में आप इससे कुछ छोटा ही रॉकेट तो जलाते हैं, यानी कि हम जो दिवाली में रॉकेट जलाते हैं उस रॉकेट से इस रॉकेट की लंबाई थोड़ी मोड़ी बड़ी है। टीपू सुल्तान और टीपू के पिता हैदर अली दक्षिण भारत में लड़ी लड़ाइयों में जो है वो रॉकेट का इस्तेमाल करते थे। और छोटे लेकिन ये रॉकेट जो है बहुत ज़्यादा मारक होते थे। कहा जाता था कि इस रॉकेट की जो क्षमता होती थी वो लगभग 2 किलोमीटर तक होती। इतिहासकार बताते हैं 1780 में आज का जो कांचीपुरम है उसमें एक लड़ाई हुई थी टीपू की अंग्रेजों से। और यही वो रॉकेट था जिस रॉकेट के माध्यम से टीपू ने क्या किया था कि उस युद्ध को जो है वो जीती। क्योंकि टीपू का जो रॉकेट है वो सीधे उड़ते हुए अंग्रेजों के बारूद की उस गाड़ी पर गया था। और जैसे ही बारूद की उस गाड़ी पर यह रॉकेट गिरा था अंग्रेजों का हार वहीं से सुनिश्चित। भारत के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में APJ अब्दुल कलाम के नाम से, 15 अक्टूबर 1931 में इनका जन्म जो है वो दक्षिण भारत में रामेश्वर में हुआ।
महान वैज्ञानिक थे। महा भारत का जो सबसे बड़ा रत्न यानी कि भारत रत्न जो है वो कलाम साहब को जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जुलाई 2015 में जो है वो दिया गया था। कलाम साहब अपने अंतिम समय में भी अगर हम बात करें तो इनको जो हार्ट अटैक आया था वो आईआईएम शिलोंग में एक लेक्चर देने के समय आया था, जिसके बाद इनकी मृत्यु। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में अगर हम बात करें तो भारत के मिसाइल और परमाणु हथियारों के कार्यक्रम में जो है ये सबसे ज्यादा इनकी 2002 तक अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपनी सेवा दी है। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में अगर हम बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल के विकास में अगर किसी का योगदान है तो कलाम साहब का योगदान जो है वो है, और इसीलिए कलाम साहब को जो है वो भारत का मिसाइल मैन जो है वो कहा जाता है। युवा आज भी कलाम से जो है वो बहुत कुछ सीखते हैं, और युवाओं के बारे में कलाम साहब की सोच ये थी कि युवा जो है वो देश की पूंजी है, और इसीलिए युवाओं को बेहद सहज के और सरल व्यक्तित्व के साथ जो है वो रहना चाहिए। इसीलिए कलाम साहब युवाओं से मिलते हुए बहुत ही डाउन टू अर्थ रहते, और इसीलिए युवा भी उनको अपना कलाम साहब के योगदान को देखते हुए उस समय के प्रधानमंत्री जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कलाम साहब को 2 बार मंत्री का पद जो है वो ऑफर किया। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कलाम साहब की जो मुलाकात के बारे में बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कलाम साहब का जो मुलाकात हुआ था वो सबसे पहला हुआ था 1980 में, जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जब कलाम से मिले तो औपचारिक रूप से सबको हाथ मिलाना चाहिए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सबसे इतने प्रचारित थे अटल जी कि उन्होंने कलाम को सीधे लगा लिया। बाद में जब वाजपेयी अपने दूसरे प्रधानमंत्री काल को लेकर चल रहे थे तो उन्होंने कलाम साहब को कहा, कलाम साहब क्या आप मेरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? लेकिन कलाम साहब ने बहुत ही विनम्रता से उनको ना बोल दी, उनके इस प्रपोजल को अस्वीकार। क्यों? क्योंकि कलाम साहब को लगा कि अभी जो मेरा उम्र है, अभी जो मेरा समय है वो परमाणु परीक्षण के लिए जो है वो, क्योंकि वो कलाम साहब चाहते थे कि मैं अपना पूरा का पूरा जो समय है वो परमाणु परीक्षण में। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि किस प्रकार से कलाम साहब जो है वो छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है मिल रहे हैं और मिलने में बहुत ही सहज महसूस कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि कलाम साहब का जो पूरा का पूरा उस समय फोकस था वो परमाणु परीक्षण के ऊपर जो है वो लगा हुआ, और कलाम साहब चाहते थे कि वो कहीं से भी अपने जो लक्ष्य है उससे भ्रमित। 2 महीने के बाद पोखरण में भारत ने जो है वो परमाणु परीक्षण किया और दुनिया को अपनी ताकत का एहसास। अब कलाम साहब को जो करना था वो कर चुके। अब करना किसको था? करना था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कलाम साहब को फोन किया और कलाम साहब से कहा कि देखिए कलाम साहब, राष्ट्र आपके सहयोग के लिए आपको कुछ देना चाहता, और इस सहयोग के लिए मैं ये चाहता हूं कि आपका जवाब जो है वो हाँ में। कलाम साहब भी समझ रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जो प्रपोजल था 2 बार मंत्रिमंडल में मंत्री पद के ठुकराने के बाद, अब मुझे लगता है कि मंत्री पद का ऑफर तो नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो कलाम साहब ने ऑफर दिया था वो ऑफर था भारत के राष्ट्रपति पद का। और कलाम साहब से कहा भी था, कलाम साहब विनम्रता पूर्वक इसको वापस नहीं करना है, आपका उत्तर हाँ ही होगा, लेकिन जितना भी सोचना है सोच लीजिए, उत्तर ना नहीं होना चाहिए, उत्तर हाँ में चाहिए। कलाम साहब जो राष्ट्रपति के पद का पर्चा भर रहे थे तो पर्चा भरते हुए वाजपेयी जी से, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मजाक के लहजे में कलाम साहब से कहा था कि कलाम साहब मैं भी ब्रह्मचारी और आप भी ब्रह्मचारी। तो कलाम साहब ने उसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा था, हाँ मैं भी आपके तरफ ब्रह्मचारी हूं, कुंवारा हूं, है ना।
मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कथन था, इसको मैं फिर से सही करता हूँ। कथन ये था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं भी कुंवारा हूँ और आप भी कुंवारे हैं। तो कलाम साहब ने इसको सही करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप भी कुंवारे हैं और मैं भी कुंवारा हूँ, ये सत्य है, लेकिन मैं ब्रह्मचर्य भी हूँ। तो ये कलाम साहब का जो पूरा का पूरा रोल था, जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किया। आप देख रहे होंगे कि ये भारत के दो वैज्ञानिक आपके सामने, आपके स्क्रीन पर जो है वो दिख रहे होंगे, सतीश धवन और एपीजे अब्दुल कलाम। और राष्ट्र कलाम साहब को जो है पुनः श्रद्धांजलि दे रहा, तक्षशिला परिवार भी सदा। तो ये रहा दोस्तों कलाम जी के बर्थडे के ऊपर एक रिपोर्ट। कैसा लगा जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।